टाइप के राजा थे, तो उन्होंने बाहर फेंक दिया था अपने, मतलब कि शासन क्षेत्र से बाहर फेंकवा दिया था। तो चाणक्य ने ठान ली थी कि मतलब मैं इसे जो है हिंदू समाप्त कर दूंगा बोलकर वो चले गए थे। फिर उन्होंने सर वहाँ जाकर चंद्रगुप्त को सर तैयार किया और इन पे अटैक किया और फिर सर वहाँ से मौर्य डायनेस्टी की स्टार्ट की। और चाणक्य आप देखते हैं कि बाद में जाके अखंड भारत का जो उन्होंने सपना देखा वो लगभग पूरा कर लेते हैं, है ना। तो आपको स्टोरी तो सबको पता ही होगी चाणक्य के बारे में भी, उन्होंने कैसे कसम खाई थी अपनी सिक्का तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तेरे नंद वंश का अंत ना कर दूं, ऐसे उनकी स्टोरी रही। सभी लोग जानते हो ना ये चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य वाली स्टोरी। तो ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़े, है ना। हाँ, तो हम बात करते हैं जो ये चंद्रगुप्त और चाणक्य वाली स्टोरी है, फिर बाद में यहाँ पर शुरू हो जाती है कहाँ पे, मगध वाले क्षेत्र पर, यानी बिहार वाले जो पटना वाला क्षेत्र है वहाँ पर वो स्टोरी चलती है। स्टोरी का मतलब कि वो उनका साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। उसके बाद में लगभग संपूर्ण भारत पर, कुछ दक्षिण छोड़ दें, कुछ पूर्वी छोड़ दें, या फिर हम इधर ये वाले क्षेत्र छोड़ दें हमारे 7 सिस्टर वाले, उनके अलावा लगभग पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर भी किसका नियंत्रण हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो गया। फिर उसके बाद में उनके शक्तिशाली शासक कौन आते हैं, उनके पुत्र बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बिंदुसार। जो पहली बार इतिहास पढ़ रहा है वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि बिंबिसार हर्यक वंश के थे, इससे पहले आ चुके थे, बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन बिंदुसार आते हैं वो मौर्य वंश के रहते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के थे, बिंदुसार इस वंश के हैं, किसके, मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे रहते हैं और अशोक के पापा रहते हैं। तो इसी दौरान हाँ अजातशत्रु नहीं आते, इन्हीं को कहा जाता है। अजातशत्रु तो उधर चले गए, हर्यक वंश में चले गए। अजातशत्रु, काला शोक, बिंबिसार, सारे उदयन, सारे उधर चले गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बात करते हैं शिशुनाग वंश की। मैंने अच्छा शिशुनाग वंश रहेगा पॉइंट कर दिया, तो मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया, शिशुनाग में यहाँ थे। ठीक है, शिशुनाग वंश थे, लेकिन शिशुनागों का लेना देना मध्य प्रदेश से नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट कर दिया। अब आप लोग भारत के इतिहास पढ़ने के दौरान कुछ चीज़ें साथ में पढ़ते चले, जैसे मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के आना, पढ़कर आए थे। कितने लोगों ने पढ़ा, झूठ माट मत बोलो, हाथ ऊंचा करो पूरा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक ठाक पढ़ा हो। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, कल किसने पढ़ा हो, कल मैंने जो बोला जिन लोगों, 1 2 लोगों ने पढ़ा। कल सिंधु घाटी सभ्यता घर पे जाके किसने देखा। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने पहले कितना पढ़ा, अभी पूछ रहा हूँ कि कितना कल किसने पढ़ा। 1 2 3 और 4। अब बाकी लोगों को क्या कहा जाए, बताया जाए मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और उसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद में आते हैं उनके बेटे बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में एक कथन कहा जाता है, महान पिता का पुत्र, महान पुत्र का पिता। समझ में आया? समझ गए? दोबारा समझाऊं? महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता, नहीं समझे? महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य, सब जानते हो। महान पिता का पुत्र और महान पुत्र अशोक सम्राट का पिता, ठीक है, महान पुत्र का पिता। ये कथन इनके बारे में कहा। ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बस अपने पापा ने जो साम्राज्य दिया उसको यथावत बनाए रखा इन्होंने ना, कम भी नहीं होने दिया, यथावत बनाए रखा, लेकिन साम्राज्य विस्तार इन्होंने नहीं किया। इनके बाद में इनके 100 बेटे कहे जाते हैं, कई जगह 101 भी मिलते हैं कि 101 इनके बेटे थे। तो एक बेटा था सुसीम, एक था अशोक। ठीक है, सुसीम ज्येष्ठ भ्राता था और जो अशोक था वो छोटा था, कनिष्ठ था। तो इसीलिए अशोक ने क्या किया, बाकी 99 भाइयों को मारकर एक भाई को छोड़ा। वो स्टोरी भी आपने शायद देखी होगी, है ना। और सुसीम को हरा करके क्या कर लिया, बाद में साम्राज्य पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो इन्हीं के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के बारे में पूछा जाता है कि अशोक कहाँ के प्रांतपति थे। कहाँ के थे? अवंती के। इस अवंती वाले क्षेत्र के राज्यपाल थे कौन? अशोक। ठीक है, प्रांतपति या राज्यपाल उस समय पे कहा जाता है। अशोक इसके राज्यपाल थे।
और जहाँ कहीं भी विद्रोह वगैरह होता है तो अशोक को ही भेजते हैं, क्योंकि अशोक की लोकप्रियता जनता में बहुत ज़्यादा थी। तो बिंदुसार कई जगह जैसे अवंती में विद्रोह हुआ तो उनको भी उन्होंने पहले सुशील किया, नहीं दबा पाए, फिर अशोक को भेजा गया। और भी कई जगह विदिशा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर विद्रोह होता है तो अशोक को दबाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो एक साहसी शासक भी था और थोड़ी लोक नीति भी जानता था। फिर बाद में अशोक सम्राट बनता है, तो अशोक सम्राट बनने से पहले इनकी लव स्टोरी रही यहाँ पर विदिशा से। विदिशा में एक धनकुबेर या सेठ बोलेंगे, उनकी बेटी थी, क्या नाम था? महादेवी, श्रीदेवी, बहुत सारे नाम मिलते हैं, है ना? महादेवी, श्रीदेवी, देवी, जो भी है, लेकिन थी विदिशा से। तो महादेवी के साथ में क्या होता है, इनका विवाह होता है। महादेवी के साथ में अशोक का विवाह होता है और इन्हीं की स्मृति में ये उज्जैन में, यानी स्मृति बोलेंगे फिर बोलेंगे इन्हीं के सम्मान में ये उज्जैन में एक स्तूप का निर्माण कराते हैं, जिसको बोलते हैं वेश्या टेकरी। ठीक है, लिख लेना, वेश्या टेकरी। पूछा जाता है कि किसने बनवाया था वेश्या टेकरी, तो अशोक ने बनवाया था वेश्या टेकरी, है ना? क्योंकि ये जो महादेवी थी ये वैश्य थी। वैश्य मतलब कि जो व्यापारी होते हैं ना, वो थी, ठीक है, व्यापारी की बेटी थी। तो व्यापारी की बेटी के सम्मान में इन्होंने बनवाया था उज्जैन में वेश्या टेकरी नाम से एक स्तूप। ओके, और अशोक ने एक प्रसिद्ध स्तूप बनवाया था, कहाँ पे? सांची में बनाते हैं। सांची कहाँ पड़ता है? सांची सतना में पड़ता है। मंडला में बनवाया था। मैं अभी पूछ रहा हूँ सांची कहाँ पड़ता है? रायसेन में पड़ता है। सांची का स्तूप बनवाया था प्रसिद्ध। वहीं पर अशोक के जो लेख है वो उत्कीर्ण है कि अशोक ने वहाँ पर लेख भी लिखवाए थे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने चलाया था? अशोक ने। अशोक, इराक के राजा डेरियस को दी। बिल्कुल, यानी कि अशोक ने शिलालेख या जो पत्थरों पे लेख हैं, चाहे वो खंबे पर लिखाए गए हो या फिर गुफाओं में लिखाए गए, लेकिन लिखाने के लेख जो है अशोक ने चलवाए। तो इनका शिलालेख सांची के पास भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से इनका कहाँ से रिलेशन रहा, तो ये स्टोरी आप समझ गए ना, अशोक और महादेवी की। फिर बाद में जाके इन्हीं से दो संतानें होती है, एक बेटी एक बेटा, महेंद्रा और संमित्रा, है ना? बाद में इनको वो धर्म प्रचार करने के लिए कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका में भेजते हैं। तो ये स्टोरी आप लोग जानते हो ना। और बाकी अशोक के जो शिलालेख है 14 शिलालेख लुसेंट में दिए हुए हैं, तो आपको पढ़ना, ठीक है? कल से उनसे पूछना, खासकर 13वां, उसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। ये भी पूछा जाता है, अशोक ने महामात्यों की नियुक्ति की बात कही गई है, स्त्री महामात्यों की बात कही थी, वो किस लेख में? इसीलिए 13 शिलालेख पढ़ लेना अशोक में, खासकर एमपीएससी वाले रट भी लेना। कलिंग युद्ध हुआ था ना, अशोक ने रक्तपात मचा दिया, बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया। बाद में उनका हृदय परिवर्तित हो गया। हृदय परिवर्तन होने के बाद में उन्होंने धम्म दिया। हृदय परिवर्तन सिद्धांत किसका है आधुनिक भारत में? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हृदय परिवर्तन सिद्धांत किसका है? हृदय परिवर्तन थ्योरी कौन देता है? वो आधुनिक भारत, बहुत फेमस है, महापुरुष है गांधी जी। महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो लोगों का हृदय बदलने में विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि जर्मनी का जो शासक था बहुत शक्तिशाली हिटलर का भी हृदय बदलने के लिए वो उसको लेटर लिख देते हैं। इतने खतरनाक थे कि भाई आप तुम समझो, सुधर जाओ। हृदय परिवर्तन करने के लिए वो हिटलर को भी लेटर लिख देते हैं। कई लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो गांधी जी का सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, इथिक्स में पढ़ेंगे आगे। अभी प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं जी। अशोक पहले कौन से धर्म से था? हिंदू धर्म क्या था? कैसे कह सकते हो अशोक? सर इनके पिताजी जैन धर्म को फॉलो करते थे। इनके पिताजी जैन धर्म को फॉलो नहीं करते थे। नहीं सर, वो आजीवक संप्रदाय के आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते आजीवक को फॉलो करते थे। मगर सर ये हिंदू धर्म को पहले अपना कर, तो उन्होंने जब बौद्ध भी अपना लिया तो अपने स्तंभों में इन्होंने मतलब ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि उस समय सर बुद्ध इसीलिए आया था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा था, और जो क्षत्रिय वर्ग थे उन्होंने सर जैन धर्म और बुद्ध धर्म के मतलब उसमें थोड़ा लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए इन धर्मों की शुरुआत की। तो मगर वो सर कुछ हिंदू धर्म को सर बुराइयाँ नहीं करवाई किसी भी लेख में। उसमें उन्होंने ब्राह्मण को सर मतलब कि सम्मान नजर
से देखने के लिए बात कही है। क्योंकि सर जो चाणक्य थे वो हिंदू ब्राह्मणवादी थे, ब्राह्मण थे मतलब दोनों इसलिए धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं ना, जब हाँ, ज्ञान कुछ अच्छी अच्छी चीजें रहेंगी। हाँ, बस ये याद रखिएगा इन तीनों के बारे में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो किसको मानते थे? जैन धर्म को। जैन धर्म को मानते थे और मानने के बाद में वो संलेखना पद्धति के द्वारा कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे जाके क्या करते हैं? संलेखना पद्धति से प्राण त्याग करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद में उनके बेटे आते हैं कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में पूछा जाता है कि ये किस संप्रदाय को फॉलो करते थे? आजीविक संप्रदाय, जो कि मक्कलीपुत्र घोषाल के द्वारा दिया गया था, मतलब उनके द्वारा बनाया गया था, तो उसको फॉलो करते थे। और अशोक शुरुआत में हिंदू धर्म से थे, मतलब फिर बाद में जाके कहाँ कर चले जाते हैं? बौद्ध धर्म। या उसको बोलेंगे अशोक ने एग्जैक्टली कई बार कहते हैं कि बौद्ध धर्म को जो उन्होंने अपना खुद का धर्म लॉन्च कर दिया, धम्म, अशोक का धम्म। सर ये तो धम्म नीति क्या थी? ये धम्म नीति क्या थी? धम्म नीति यही थी कि उन्होंने कुछ शिक्षाएं जो कि अन्य धर्मों से भी ग्रहण करके, जैसे अकबर का आप देखते हो, अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म में उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद में अपना कुछ धर्म बना दिया, तो और बोला कि सभी लोग इन बातों को माने, जो मेरे अनुसार जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इन बातों को माने। ठीक, अशोक ने भी क्या किया, जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लिया और लोग लिखवा दिया कि लोग आए मेरे बाद में। आपने कई बार कहावत में सुना होगा ना, पत्थर की लकीरें मिटेगी नहीं। पत्थर की लकीर का मतलब क्या? उन्होंने शिलालेख लिखवा दिए थे कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, भौतिक भूगोल पढ़ोगे, उस दौरान की शिलाओं में परिवर्तन कई सालों में जाके धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे जाके वो शिलाएं सिकुड़ती है। इसीलिए तो कितना समय पहले के शिलालेख थे ये भीमबेटका वाले, और अभी तक भी उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं उनके द्वारा लिखे गए। तो उनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग शिलालेखों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, सर जो मतलब हिंदुस्तान में वो जैन धर्म, बिंदुसार जैन धर्म नहीं, आजीवक संप्रदाय। संप्रदाय का कहीं ना कहीं नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था, बस ये याद रखिएगा आपको ना। और आजीवक संप्रदाय जो है कहीं ना कहीं वो भी हिंदू धर्म का कोई भाग रहा है। ठीक है, हालांकि कई लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो कई जोड़ लेते हैं। चलिए अब अशोक की बात करें। अशोक के दो शिलालेख यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? गुर्जरा। गुर्जरा कहाँ है? ठीक है, याद रखिएगा, गुर्जरा कहाँ है? दतिया में है। और दूसरा है रूपनाथ, कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर सरदाई कहीं कटनी में लिखा रहता है। पहले मैप पढ़ोगे ना तो वो अलग ही था, कटनी जबलपुर वाला। धीरे धीरे आप पहले मंडला का पुराना मैप यहाँ पढ़ोगे, मंडला का मैप यहाँ, तो वो जिलों की सीमा भी बदलते रहते हैं। सीधा नाम है रूपनाथ, या रूपनाथ भी मिलता है जगह। अच्छा याद रखिएगा, जबलपुर वाले रीजन में अशोक के दो प्रमुख शिलालेख मिले हैं। दतिया में गुर्जरा मिला है और रूपनाथ जबलपुर में मिला है। अच्छा, जो गुर्जरा अभिलेख है उसकी क्या विशेषता है? प्रियदर्शनी कहा गया था उसको। अशोक नाम प्रियदर्शनी या देवानाम प्रियदर्शनी के नाम से अशोक को जाना गया, यानी कि ये थोड़ा अच्छा इनके बारे में कहा जाता है कि विशेषता है। दतिया गुर्जरा लेख अशोक का है। सांची के जो महान स्तूप बने हुए हैं अभी भी, उनमें उनका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा वेश्या टेकरी, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान में बनवाया था उज्जैन में। ठीक है, तो ये अशोक का लेना देना था इस क्षेत्र में, यानी कि लगभग मौर्य शासकों का साम्राज्य रहा। बाद में अशोक के उत्तराधिकारी आए और वो कमजोर होते चले गए, और फिर शुंग शासक आए, उन्होंने क्या किया, अपना नियंत्रण इस समय पे स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। टाइम तो नहीं हुआ। दिल्ली का सेनापति रहता है, देखिए पुष्यमित्र पढ़ने से पहले एक बात समझ लें कि जो मौर्य वंश रहता है उसमें अंतिम शासक रहते हैं कौन? बृहद्रथ। अब उसके बाद में इस मगध वाले क्षेत्र की बात करें या फिर बोले भारत वाले क्षेत्र पर किनका शासन हो जाता है कई समय के लिए? ब्राह्मण वंश होता है। तो तीन ब्राह्मण वंश हमें मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा शुंग वंश, एक मिलेगा कण्व वंश, एक मिलेगा सातवाहन वंश। तीन वंशों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक थे ये कौन? पुष्यमित्र शुंग। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के समय पे शासक ये जो था सभी राजाओं को उन्होंने पराजित कर दिया था। लगभग अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो उस समय पे तो उनकी नीति ठीक ठाक थी, अहिंसा वाली, लेकिन बाद में
वो कमज़ोर होते जा रहे थे जो मौर्य शासक थे। तो इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जनता भी इनसे खुश नहीं है, तो पुष्यमित्र सुंग ने इनको हराकर इनको मार कर क्या कर दिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और बाद में सुंग वंश की नींव रखते हैं कौन, पुष्यमित्र सुंग। अब पुष्यमित्र सुंग का लेना देना मध्य प्रदेश से कहाँ तक है, कहाँ से है बताओ, तो जानते हो पुष्यमित्र सुंग के बारे में? हाँ सर सुंग वंश में मतलब कि जो इनकी जैसे सांची है उनके गेट बनवाया और भारत विष्णु में सब बनवाया। मतलब ये जो है बौद्धिज्म को बचाने के लिए, मतलब पहले तो इनको विरोधी माना गया, पर इन्होंने सब फिर उनके जो स्तूप वगैरह को पुनर्निर्माण करवाया, है ना, क्योंकि ये नहीं हो कि हम ब्राह्मण होकर मतलब बौद्धिज्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस चक्कर में इन्होंने पूरा पुनर्निर्माण स्टार्ट कराया। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप। यूपीएससी वाले ध्यान देना थोड़ा, दो प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीएससी वाले भी देना, क्योंकि विश्लेषणात्मक का भरोसा नहीं है, एमपीएससी में पूछ लें। प्रश्न पूछा जाता है दो लोगों से खासकर, एक तो सुंग वंश के बारे में, एक टीपू सुल्तान के बारे में, ठीक है। दोनों के बारे में कहा जाता है, एक के बारे में कहा जाता है टीपू सुल्तान के बारे में क्या वो हिंदू विरोधी थे या नहीं थे, क्योंकि उनके बारे में दो साक्ष्य मिलते हैं। एक मिलता है कि टीपू सुल्तान ने, अगर वो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी थे तो उन्होंने शारदा मंदिर को दान क्यों दिया, उन्होंने सिक्कों पर लक्ष्मी जी के चित्र क्यों बनवाया, सिक्कों पर देवी देवताओं के नाम क्यों करवाए, तो बताएं उनके। अगर वो पूरी तरीके से समर्थक थे तो फिर उन्होंने मंदिरों को क्यों तोड़वाया, तो ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे सुंग शासकों में पूछा जाता है कि सुंग अगर पूरी तरीके से बौद्ध विरोधी थे तो उन्होंने सतना में भरूच स्तूप का निर्माण क्यों करवाया, है ना, जो सांची में वो बना हुआ है महान स्तूप, उस स्तूप में रैलिंग क्यों बनवाई, ऐसा क्यों हुआ। तो ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में थोड़ा आप डीपली पढ़ें, ठीक है, दोनों के बारे में। जहाँ से कुछ आलोचनात्मक रहते हैं उसमें आप लोगों का व्यू जानता है वो, कि कहीं आप तटस्थ तो नहीं, कि कहीं आप पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं आपका अप्रोच है वो एकदम उसकी तो नहीं है नैरो मेंटालिटी वाली। ये थोड़ा सा आपको देखना है, बस आपको क्या रहना, पॉजिटिव रहना है। दोनों के साक्ष्य को पढ़ें, हाँ ये साक्ष्य भी मिले तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं, लगभग ऐसे बैलेंस्ड आंसर देना मेंस के दौरान। अभी ज़्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि प्री का पढ़ें, ठीक है, लेकिन दोनों से। और एक अकबर से भी पूछे जाते हैं ना, अकबर हिंदू विरोधी थे, हिंदू समर्थक थे, क्या थे, तो उनसे पूछा जाता है। तो तीनों के बारे में याद रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, विदिशा में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र सुंग ने। इसके अलावा सांची में भरूच स्तूप है, भरूच स्तूप ना, होटल तो इधर सामने सिविल लाइन के सामने। भरूच स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र सुंग ने ही करवाया था, ठीक है। निर्माण नहीं करवाया, अच्छा, फाउंडेशन करवाई थी, जो कि अभी कलकत्ता में रखी हुई है। चलिए मैं शब्द को थोड़ा बदल दिया, पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया, ठीक है, जीर्णोद्धार आप कहना सही रहेगा, ठीक है। तो जो सांची में भरूच स्तूप जो बना हुआ है, सॉरी सतना में भरूच स्तूप जो बना हुआ है, उसमें उसका जीर्णोद्धार भी किनके द्वारा कराया गया था, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा करवाया गया, ठीक है। इसके अलावा सांची वाला जो स्तूप था उसके चारों तरफ जो रेलिंग बनवाई है वो भी बनवाई गई थी, लेकिन इनके द्वारा नहीं, इनके बेटे के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जो एक शासक आते हैं इंडो यूनानी शासक है मिनांडर। इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक या दूसरे शब्दों में हम लोग बोलेंगे हिंद यवन। एक शासक में एक शासक नाम आता है मिनांडर। इसको कौन पराजित करते हैं, पुष्यमित्र सुंग पराजित करते हैं। मिनांडर नाम सुना है, मिलिंद बनहो, याद आ रहा है, वही थे। मिनांडर को पराजित करते कौन, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। उसके बाद में इन्हीं के समय पे इनके बाद में इनके बेटे बनते हैं कौन, अग्निमित्र। शासक बनते हैं विदिशा में कौन, अग्निमित्र। अग्निमित्र की विशेषता
हाँ वही कह रहा है, पता है। कालिदास के नाटक बिल्कुल, कालिदास जो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं, महाकवि कहे जाते हैं, उन्होंने इन्हीं अग्निमित्र और इनकी प्रेमिका थी, क्या नाम था? मालविका और अग्निमित्र पर आधारित जो अपना नाटक लिखा है मालविका अग्निमित्रम, उसकी रचना कालिदास ने इसी अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग को आधार मानकर लिखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका पहला नाटक था कालिदास जी का मालविका अग्निमित्रम, तो उन्होंने अग्निमित्र और मालविका से संबंधित वर्णन किया है। तो कहीं न कहीं इनके साक्ष्य मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, इस विदिशा वाले क्षेत्र से, इस विदिशा वाला, क्योंकि विदिशा के पास में ही थी, तो यहाँ पर रायसेन भी है, तो सांची में जो स्तूप बनाया गया है बौद्ध स्तूप, उसका रेलिंग भी यही बनवा दिया, रेलिंग या बोलेंगे हम लोग प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी पुष्यमित्र सुंग के द्वारा ही किया गया था, अग्निमित्र के द्वारा ही किया गया था। और क्या विशेषता है अग्निमित्र की? वर्तमान में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, पूर्वी महाराष्ट्र विदर्भ कहा जाता है, बहुत सूखा पड़ता है यहाँ पर। आपके जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का उत्तरी भाग और विदर्भ वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन को पराजित किया था, यज्ञसेन को पराजित किया था। किसने? अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित किया था, विदर्भ के शासक थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा ये याद नहीं, बस याद रखिएगा कि अग्निमित्र अपने पिता के समय पे विदिशा के प्रांतपति बनाए गए थे और फिर बाद में यहीं पे शासन व्यवस्था का संचालन करते, यहीं से शासक बनकर उभरते। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता थी। इसके बाद में इस वंश में बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं, एक अंतिम शासक जरूर लिख लेना इसका, देवभूति। ठीक है, अंतिम शासक आते हैं इसमें देवभूति। भागभद्र, हाँ, इन्हीं के शासनकाल में एक व्यक्ति थे भागभद्र। ठीक है, तो भागभद्र के शासनकाल में एक व्यक्ति आए थे, कहाँ से? यूनान से, हेलियोडोरस, यूनानी यात्री थे हेलियोडोरस। वो आते हैं और जो भागवत धर्म है उसको ग्रहण कर ले। भागवत धर्म मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले थे, विष्णु को फॉलोवर्स थे, है ना, एक तो शिव धर्म को मानने वाले, एक विष्णु। तो इन्होंने विष्णु को फॉलो किया और अपने आप को वैष्णव कहा। और बाद में इन्होंने यहाँ पर विदिशा में एक स्तंभ बनवाया, कौन सा? गरुड़ स्तंभ। और विदिशा में गरुड़ स्तंभ बनवाया जिसको कहा जाता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। खंबा बाबा भी कहा जाता है, खंबा बाबा। ठीक है, हाँ, आप क्या कह रहे हो? नहीं, इसी अग्निमित्र के समय है ना, भागभद्र के शासनकाल में है, जिनके नियंत्रण में एक छोटा शासक था भागभद्र, उनके समय में। ठीक है, तो ये रहे मतलब इनके हेलियोडोरस का विदिशा में गरुड़ स्तंभ, इन्हीं के ये बोलेंगे कि सोम शासकों के काल में ही बना। उसके बाद में देवभूति आते हैं अंतिम शासक, और इनको क्या कर देते हैं, इनको हरा देते हैं। कौन? वासुदेव मार देते हैं और कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, देवभूति की हत्या कर देते हैं वासुदेव और कण्व वंश की स्थापना कर देते हैं। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 73 ईस्वी के दौरान इनको मार दिया जाता है और कण्व वंश की स्थापना की जाती है। हालांकि कण्व वंश के साक्षी ना तो मध्य प्रदेश से मिले ना भारत से बहुत ज्यादा मिले, बस कुछ लेखों में उल्लेख किया गया है कि कण्व वंश का शासनकाल लगभग 13 से 14 वर्ष तक भारत में रहा, और कुछ ना कुछ भाग शायद मध्य प्रदेश का भी उसमें रहा हो, लेकिन श्योर नहीं है। कुछ सिक्के भले यहाँ से मैं हल्के फुल्के बालाघाट वगैरह से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस आधार पर हम लोग नहीं कह सकते कि कण्व वंश ने यहाँ पर शासन किया था। फिर याद रखिएगा, कण्व वंश में अंतिम शासक आते हैं कौन? सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक आते हैं सुशर्मा, और सुशर्मा को कौन मार देते हैं? शिमु।
मुसलमान के क्या सिखों के द्वारा कर दी जाती है और सातवां वंश की स्थापना की जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर आदि वाले क्षेत्र पर। तो सातवां वंश की स्थापना वैसे तो कहाँ करते हैं ये? इधर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आंध्र सातवां वंश को कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में करते हैं, लेकिन इनका साम्राज्य यहाँ से लेकर ऊपरी दक्कन यानी कि मालवा वाले क्षेत्र और यहाँ पर महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठान या जगह देखने को मिलेगी यहाँ पर औरंगाबाद जिले के पास में। तो यहाँ तक भी इनका विस्तार रहता है सातवाहन शासकों का। सातवाहन क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ वाले में, इनके मध्य में इनका विस्तार देते हैं, इनको उत्तर और दक्षिण की कड़ी भी कहा जाता है सातवाहन शासकों के बारे में। सातवाहन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। कल आप पढ़ के आएंगे आगे के जो भी शासक रहे हैं, लेकिन जो छूट रहे हैं भारत के संदर्भ में आप लोग तैयार